हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का नया टॉपिक है हमारा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े लेवल पर ज़्यादा मोस्टली मार्किंग पर पूछा जाता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। तो देखिए, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ओनली 3 ही पॉइंट है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव है हमारा क्रिया कारक की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ क्रिया कारक की सांद्रता। देखिए, यदि क्रिया कारक की मात्रा ज्यादा होगी, क्रिया कारकों की संख्या ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा? टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। भाई, हमारा कोई कंटेनर है, पात्र, उसमें हमने क्रिया कारक भरा हुआ है। जितनी ज़्यादा क्रिया कारकों की सांद्रता होगी, क्रिया कारक जितना अधिक होंगे, उनमें टक्कर की संभावना उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा टक्करों की संख्या होगी वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी सर्वाधिक होगी। तो ये है हमारे क्रिया कारक की सांद्रता। क्या है? क्रिया कारक बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ती है, तो जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। देखिए, R बराबर R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्रिया कारक की सांद्रता। देखिए, ये ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। तो R बराबर हो जाएगा हमारा K क्रिया कारक। देखिए, ये पहला प्रभाव पढ़ रहे हैं हम, पहला प्रभावित करने वाला कारक क्रिया कारकों की सांद्रता। इसलिए यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, स्थिर है, तापमान। N1A प्लस N2B गोज टू प्रोडक्ट। सही है। हम किस पर पढ़ रहे हैं? ओनली क्रिया कारक की सांद्रता। तो क्रिया कारक की सांद्रता देखिए, R बराबर A की पावर N1 B की पावर N2। R बराबर जब तक K A की पावर N1 और B की पावर N2। यहाँ पर K क्या है? K है हमारा दर नियतांक। K है हमारा दर नियतांक। अब यदि इस K की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ K की यूनिट किस प्रकार निकाली जाती है? यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला है, ट्रिक। क्या है? मोल 1 माइनस n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। ये है हमारा यूनिट ऑफ के निकालने का फॉर्मूला। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसमें यदि उसकी यूनिट पूछी जाती है, तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर n का मतलब होता है, n कैसे निकालते हैं? n बराबर n1 प्लस n2। इससे हम n निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, a प्लस 2b गोज टू c प्लस 2d। ये है हमारा एग्जाम्पल। क्या है? a प्लस 2b गोज टू c प्लस 2d। सही है। इसके में अब ये क्वेश्चन आ गया कि निम्न अभिक्रिया की इकाई ज्ञात करिए के। तो क्या आएगा? देखो, मोल n-1 का मतलब क्रिया कारक की सांद्रता, a की पावर 1
और b की पावर 2। तो मोल 1 माइनस n, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 3 में से कितनी घटाएंगे 1, तो याद आएगी -2 लीटर। 3 में से कितनी घटाएंगे 1, तो कितनी आ जाएगी 2 प्लस टाइम इनवर्स। नहीं आया समझ में? वापस देखिए, n का मान हो गया 1 और 2, 1 प्लस 2 बराबर 3, n का मान हो गया 3। इसमें रखते हैं मोल 1 माइनस n, 1 में से n घटा देंगे कितने 3, 1 में से 3 घटाए -2 बच गए लीटर। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा और टाइम इनवर्स हो गया। ये होगा हमारे क्रिया कारक की सांद्रता, इस प्रकार प्रभावित की जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए नंबर नेक्स्ट, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए, ताप का प्रभाव किस प्रकार प्रभावित करता है। किसी अभिक्रिया में क्रियाकारकों की संख्या है, उसमें यदि हम ताप बढ़ा देंगे, तो जितनी ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। टक्करों, जैसे हमने किसी चीज़ को गर्म करते हैं, क्या जैसे जल का कंटेनर में जल भरते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ताप बढ़ाने पर उनकी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। उसमें अणु पास पास आने लग जाते हैं, फिर पास पास आने के बाद दूर दूर होने लग जाते हैं, उसमें टक्कर होने लग जाती है। इसलिए ताप बढ़ाएंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ जाएगा। सही है। अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फिर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणु गति करने लग जाएंगे। जैसे हम देखते हैं जल का पात्र होता है, सबसे पहले जल क्या होता है, स्थिर। ताप बढ़ाएंगे, जल के किरणों में क्या हो जाएगी, गति होने लग जाती है और उनमें टक्कर होने लग जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। देखिए मान लीजिए टी टेम्परेचर पर, टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक कितना था इसका, के। टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक अभिक्रिया का कितना था, के। तो टी 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग नियतांक मान लीजिए हमने के टी मान लिया। टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक के टी। टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक मान लीजिए के टी प्लस 10 हो गया। ये वेग नियतांक है तापमान का, ये तापमान के वेग नियतांक में 10 की वृद्धि हो गई है। जब के टी प्लस 10 और के टी का अनुपात निकाला जाता है, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है, 2 से 3 गुना हो जाती है। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक दुगुना हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर के टी था, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो कितना हो गया, के टी प्लस 10, वेग नियतांक में 10 की वृद्धि हो गई है। तो प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर वेग नियतांक में कितनी हो जाती है, 2 से 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। ये है हमारा फैक्ट, प्रायोगिक तौर पर आए। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करने पर हमें यह उत्पाद प्राप्त हुआ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसे हमने जैसे किसी लैब में किया, लैब में जब करते हैं तो 2 से 3 गुना प्राप्त होता है, यानी लगभग 2 गुना हो जाती है अभिक्रिया की दर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग नियतांक मान लीजिए के था,
तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग नियतांक कितना होगा? 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग कितना होगा? 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग नियतांक कितना होगा? ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वेग नियतांक मान लीजिए हमने के मान लिया, के है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मतलब +10 की वृद्धि हो गई, तो ये के था ये दुगना हो जाएगा 2k। फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग नियतांक में कितने की वृद्धि हो जाती है? फिर दुगना हो जाता है, तो 2 का 4k, फिर 4 का 8k, इस प्रकार वृद्धि होती रहती है। यानी 2 की पावर n, n कितना है? पे कितने की वृद्धि हो रही है? +10 की हो रही है। 10 +10 होने की वृद्धि को क्या कहते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक और डेफिनेशन बनेगी हमारी, क्या बनेगी? दो भिन्न तापों पर, दो भिन्न ताप कौन से हैं? के टी प्लस 10 टी डिग्री सेंटीग्रेड और टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दो वेग नियतांकों का अनुपात, वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें ताप का अंतर कितना होता है? ताप का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ताप गुणांक कहलाता है। क्या है? ताप का प्रभाव T डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर के टी था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया, के टी प्लस 10 हो गया। फिर इसका अनुपात निकालेंगे जब लैब में, तो 2 से 3 गुना प्राप्त होता है, लगभग 2 गुना मान लीजिए। 2 गुना मानने पर तो क्या डेफिनेशन बनेगी? प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक दुगुना हो जाता है। इससे हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव वे रासायनिक पदार्थ स्वयं में परिवर्तन किए बिना, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं में परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। या वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं में परिवर्तित किए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर को समय से पूर्व परिवर्तित कर देते हैं, उसे कहते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया, आर में ग्राफ देखिए, स्थितिज ऊर्जा आर और पथ में ग्राफ देखिए। पथ का मतलब अभिक्रिया की दर का रास्ता। देखिए एक अभिक्रिया यहां से प्रारंभ हो रही थी, रिएक्टेंट यहां से अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, आर रिएक्टेंट क्रियाकारक, और यह इसको यहां पर अभिक्रिया समाप्त हो रही है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सही है, आर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसलिए इसे इसको मिनिमम इतनी ऊर्जा चाहिए, तब जाकर ये यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसे कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी या ई। किसी भी अभिक्रिया, सामान्यतः कोई अभिक्रिया होती है, वह क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए न्यूनतम उसे ऊर्जा चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा इतनी चाहिए, उसे इतनी ऊर्जा चाहिए, तब जाकर वह क्या बनाएगी? प्रोडक्ट बनाएगी। जब इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है, उत्प्रेरक डाला जाता है, तो उत्प्रेरक डालने पर अभिक्रिया में इस सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है, यानी कि ये देखिए पहले कितनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए थी, अब सक्रियण ऊर्जा इतनी सी में, यानी कि क्या परिवर्तन हो रहा है? सक्रियण ऊर्जा में कमी हो रही है, अर्थात अभिक्रिया समय से पूर्व परिवर्तित हो रही है, समय से पूर्व कंप्लीट हो रही है। इसे उत्प्रेरक का प्रभाव कहते हैं। वापस समझिएगा,
देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए जिसमें हमें न्यूनतम इतनी चक्रण ऊर्जा चाहिए थी। पहले अभिक्रिया जिस टाइम अभिक्रिया सामान्यतः परिवर्तित हो रही थी, जैसे हमने इसमें उत्प्रेरक मिलाया कैटालिस्ट, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया समय से पूर्व जो पहले समय लग रहा था उससे कम समय में भी विक्रिया पूर्ण हो जाती है, चक्रण ऊर्जा घट जाती है, उसे कहते हैं हम उत्प्रेरक का प्रभाव। तो डेफिनेशन एक लाइन लिखिए, नोट कीजिएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि को परिवर्तित कर सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया समय से पूर्व संपन्न होती है। अतः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सही है। उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है कि सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाती है। उत्प्रेरक का यह प्रभाव होता है। नंबर 4 देखिए, सतही कारकों का क्षेत्रफल। क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल। देखिए सरफेस एरिया, जैसे क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर तीव्र गति से हो जाती है। कैसे, एक ले लें हमने कोयले का टुकड़ा, ये है हमारा कोयले का टुकड़ा। एक ले लें कोयले की बुरादे, इसके चूर्ण, चूर्ण कोयले का, कौन सबसे पहले जलेगा, किसमें विकृत तीव्र गति से होगी, कोयला कम समय में ज़्यादा समय लेगा जलने में, और कोयले के चूर्ण को कम समय में यह परिवर्तित हो जाता है, यानी कम समय में जलने लग जाता है। तब विक्रिया दर किस में परिवर्तित हुई, चूर्ण में। तो सतही क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ तीव्र हो जाती है अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर। नंबर 5, प्रकाश का प्रभाव। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं क्या कहलाती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। जैसे H2 + Cl2 से क्या बनेगा, डार्क। जब स्टेम प्रकाश नहीं है तो यहाँ पर नो रिएक्शन, किस प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। और यदि H2 + Cl2 को अल्ट्रावायलेट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2HCl प्राप्त हो जाता है। तो प्रकाश का प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है कि प्रकाश का प्रभाव बढ़ने पर अभिक्रिया की दर तीव्र गति से हो जाती है। जो अभिक्रिया डार्क में नहीं हो रही थी, अंधेरे में, वे अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती हैं। इनमें सक्रियण ऊर्जा फोटोन द्वारा प्रदान की जाती है। सक्रियण ऊर्जा फोटोन द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से है, कंसंट्रेशन, क्रिया कारकों की सांद्रता, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 2 कौन सा था हमारा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नंबर 3 कौन सा था हमारा, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। नंबर 4 क्रिया कारकों का सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ने पर, प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट। ये होगा मेरे 5 प्रभाव जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया है, और यह टॉपिक के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड है, क्योंकि सारे मैंने नोट्स बोर्ड पर अवेलेबल है जो मैंने लिख दिए हैं, इसलिए नोट्स को उतार लेना और मन लगाकर पढ़ो। थैंक यू एंड वेलकम।